नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं बहुत पहले से चली आ रही हैं। 79 ईस्वी में इटली में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसमें तकरीबन 16,000 लोग हताहत हुए। इसी तरह से एक विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ जिसका जिक्र करते हुए ये बताया जाता है कि उसके अंदर विस्फोट के बाद जो लावा उठा उसकी ऊंचाई तकरीबन 90,000 फीट थी और अंतरिक्ष से भी उसको देखा गया था। ऐसा ही एक विस्फोट हाल ही में आप देखें तो किलाउआ में 2018 में हुआ था जिसमें 700 लोग के हताहत होने की खबर थी। इस प्रकार अगर हम देखें तो मौना लोआ में भी विस्फोट हम देखते हैं जो कि 1984 के बाद 2022 में हुआ, 38 वर्षों बाद। कुछ इसी प्रकार का विस्फोट आइसलैंड में एक ज्वालामुखी में देखा गया है जिसकी वजह से यह संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। तो आइए समझते हैं क्या है ये विस्फोट, क्या है उसके बिंदु। शुरू करते हैं संदर्भ को हम और सबसे पहले देखते हैं कि आइसलैंड में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इस खबर को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। पहले हम खबर देखेंगे, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, फिर समझेंगे कि ज्वालामुखी होती क्या है, वो कौन सी प्रक्रिया है उसको समझेंगे, और ज्वालामुखी के प्रकार सामान्य रूप से कितने होते हैं। फिर ज्वालामुखी के क्षेत्र जहां पर संवेदनशीलता है, जहां पर इस परिघटना के होने की संभावना ज्यादा है, उसको देखेंगे। और आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट क्यों हुआ इसको समझेंगे, और बार बार यहाँ क्यों होता है। यूरोप के लिहाज से देखें तो सबसे संवेदनशील एरिया आइसलैंड का माना जाता है, क्यों है ऐसा। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे और बता दें कि जीएस प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। बात अगर खबर की करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, आइसलैंड वोल्केनो इरप्शन, व्हाट आर वोल्केनोज एंड व्हाई इज द आइसलैंड सो वोल्केनिकली एक्टिव। अब देखिए कि ये आइसलैंड में जो वोल्केनो इरप्शन हुआ है, अर्थात जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि क्यों आइसलैंड में ही यह घटना बार बार होती है और क्यों इसके लिहाज से ये है। तो इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है कि 18 दिसंबर वो दिन था जब आइसलैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, आप देखें ये आइसलैंड का मैप है और इसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में इसकी राजधानी रेकजाविक स्थित है, जो कि एक प्रायद्वीप पर स्थित है। और यहीं पर 18 दिसंबर को एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इस ज्वालामुखी विस्फोट को आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रगा डल्स फजाल नाम दिया गया है। इसी में विस्फोट हुआ है, इसकी वजह से यह पूरा संदर्भ चर्चा में है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। इससे पहले आप देख लें एक बार भौगोलिक स्थिति कि वो आइसलैंड की अवस्थिति कहाँ है, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के विस्फोट जब होते हैं तो वो जगह भौगोलिक लिहाज से, आपके परीक्षा के लिहाज से वो जगह महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइसलैंड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अर्थात अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में ये स्थित है और आर्कटिक सर्कल के ठीक दक्षिण में स्थित है। साथ ही अगर बात करें तो यहां पर अगर इसके हम कहें कि पूर्वी हिस्से में क्या है, कौन सा देश है, तो आप नॉर्वे को देख सकते हैं, और दक्षिणी पूर्वी भाग में देखें तो यूनाइटेड किंगडम की स्थिति देख सकते हैं। साथ ही इसके उत्तर कहें, उत्तर पश्चिमी हिस्से में तो ग्रीनलैंड के अंतर्गत आने वाला द्वीप यहां पर स्थित है। यहां की अगर बात करें तो यहां आइसलैंड में सर्वाधिक, यूरोप के लिहाज से सर्वाधिक 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इस लिहाज से यह काफी संवेदनशील है ज्वालामुखी के लिहाज से। और इस क्षेत्र की अगर ऐतिहासिकता की बात करें तो एक स्कैंडिनेवियन व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्समैन। उन्होंने 1874 में यहां पर रेकजाविक में आके बस्ती बसाई और यहीं पे उसकी शुरुआत होती है यहाँ की ऐतिहासिकता की। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कि ज्वालामुखी है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ नीचे से कुछ पदार्थ है, एक पतली सी नली के माध्यम से निकलता है और ऊपर यहाँ पर आके यह विस्फोटक रूप में दिखाई दे रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है ज्वालामुखी, जैसा कि नाम ही है कि ज्वाला और मुख, अर्थात जो ज्वाला है वो किसी मुख से, अर्थात किसी छोटे छिद्र से बाहर जब निकलती है तो ज्वालामुखी कहलाती है। आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर भूपरपटी के बाद आप देखेंगे तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 भाग होते हैं। तो जो मेंटल वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसे प्लेटों का अवतलन होता है जिसकी वजह से संचलन का यह परिणाम होता है। वहां पर मैग्मा के रूप में चीजें होती हैं, तरल के रूप में चीजें होती हैं। और जब वही मैग्मा, वही पिघला हुआ हिस्सा जब धीरे धीरे ऊपर आता है और इस मुख से बाहर निकल जाता है, तो वो जो तरल गैस है, लावा है, इसके अंदर छोटी छोटी चट्टानें हैं, जब वो पृथ्वी के धरातल पर प्रकट हो जाती हैं तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। और इस ज्वालामुखी में सिर्फ ये गैस, तरल, लावा और ये सारी चीजें, छोटी छोटी चट्टानें ही बाहर नहीं आती हैं, बल्कि इसके साथ आता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड
और ऐसी ही कुछ अन्य गैसें, जिनमें से कई ऐसी गैसें हैं जो बहुत ही हानिकारक भी हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि लाभदायक भी हैं। अब अमूमन हम ये तो जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से काफी हानि होती है, लोग हताहत होते हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं। लेकिन आपको बता दें कि गन्ना और कपास दो ऐसी फसलें हैं जिसके लिए इसमें से निकले हुए कुछ पदार्थ लाभदायक भी होते हैं। साथ ही कई ऐसे खनिज होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। तो ज्वालामुखी का दूसरा पहलू भी है, ये कहीं ना कहीं लाभदायक भी है, अगर ये जन वाले एरिया में नहीं होता है तब। हालांकि इसमें से निकली हुई जो प्रदूषक है वो इन्वायरमेंट को तो हानि पहुंचाते ही हैं, तो ज्यादा नुकसान भी है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, इससे कुछ लाभ भी होता है। अब देखें, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्षेत्रीय वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही भूकंप और भूस्खलन दिखाई देता है। बार बार जो ऐसे बेल्ट होते हैं वहां पर भूकंप की घटना भी बार बार होती है। साथ ही जो मिट्टी है वो बह जाएगी, मृदा का बहाव देखने को मिलेगा, राख, और यहां पर इस तरह के जो गरज और ये सारी चीजें हैं, इस तरह की परिघटनाएं भी दिखाई देंगी। तो आप कह सकते हैं कि इसके आसपास का जो जनजीवन है वो प्रभावित होता है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो तरल मैग्मा होता है, ये जब बाहर आता है तो ये लावा के रूप में आता है, इसके पृथ्वी के अंदर जब होता है तो ये मैग्मा के रूप में होता है। तो ये इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। अब देखिए, ये जो मैग्मा होता है ये जब मुख से बाहर आता है लावा के रूप में विस्फोट होता है। जैसा कि इंडोनेशिया में इसकी हाइट देखी गई 90,000 फीट की ऊंचाई तक। ऊपर एक वायुयान जा रहा था, वो बंद हो गया, अंतरिक्ष से इसकी तस्वीर देखी गई, इतनी ऊंचाई थी। तो मैग्मा बेसिकली जो है उसमें सिलिका होता है, और सिलिका की मात्रा ही इस बात को निर्धारित करती है कि विस्फोट कितना घातक होगा। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तब तो वो विस्फोट काफी बड़ा होगा, तीव्र होगा। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो विस्फोट शांत होगा। तो इस लिहाज से भी आप ये ध्यान रखेंगे कि सिलिका की मात्रा इस विस्फोट की आक्रामकता को दर्शाती है। साथ ही आप देखें तो ऐसी जगहों पर बार बार विस्फोट देखने को मिलता है जो इस लिहाज से, ज्वालामुखी के लिहाज से संवेदनशील होते हैं। आइसलैंड कुछ ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। अब देखें, सक्रियता के अनुसार अगर बात किया जाए कि इसके प्रकार कितने होते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो सक्रियता के आधार पर देखा जाए तो एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होगा, एक ज्वालामुखी होगा जो सुषुप्त ज्वालामुखी होगा, और एक ज्वालामुखी होता है जो मृत ज्वालामुखी होता है। अब इन तीनों को थोड़ा समझते हैं क्या होता है। बात अगर सक्रिय ज्वालामुखी की जाएगी तो नाम से ही लगता है कि जो एक्टिव हो, जिसमें से उसके अंदर का जो पदार्थ है पृथ्वी का वो उसके मुख से लगातार विसरित हो रहा हो, लगातार निकल रहा हो, चाहे वो लावा हो, गैस हो या जो भी विखंडित पदार्थ हो, अगर वो लगातार निकलते हैं, उसमें से विसरण होता रहता है, वो बाहर आते रहते हैं, तो हम उसको सक्रिय ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के अगर उदाहरण की बात करें तो स्ट्राम्बोली जो सिसिली में है, एटना जो इटली में है, और कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में है, और बैरन द्वीप की अगर बात की जाए जो भारत के अंडमान निकोबार में स्थिति है इसकी, तो ये कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं, जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ लगातार निकलते रहते हैं। दूसरी श्रेणी की बात करें तो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, अर्थात उसके अंदर से गैस, लावा और विखंडित पदार्थ निकलने की संभावना तो है, लेकिन वो वर्षों से शांत पड़ा हुआ है, सुषुप्तावस्था में है। वो सक्रिय तो नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता है, कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है। ऐसे अगर उदाहरण की बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी की तो इंडोनेशिया में क्राकातोआ जो है ज्वालामुखी वो इसका उदाहरण है। साथ ही अंडमान का जो नारकोंडम द्वीप है वो भी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये महत्वपूर्ण भी है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत में देखा जाए तो अंडमान ज्वालामुखी के लिहाज से विशेष रूप से जाना जाता है। वहां एक आप सुषुप्त ज्वालामुखी का भी उदाहरण देख रहे हैं और एक सक्रिय ज्वालामुखी का भी उदाहरण देख रहे हैं। तीसरी श्रेणी होती है मृत ज्वालामुखी की। नाम से स्पष्ट है जो मृत है, अर्थात वो ज्वालामुखी उद्भेदन की जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा समय तक अगर वहां पर नहीं हुई है, अब ये ज्यादा समय कितना है तो हजारों वर्षों से अगर वहां पर किसी प्रकार का ज्वालामुखी का कोई गतिविधि, किसी प्रकार का उद्भेदन नहीं दिखाई देता है तो हम उसको मृत घोषित कर देते हैं। ऐसी अगर बात करें तो इक्वाडोर का चिम्बाराजो जो है ये मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है, और ईरान का कोह सुल्तान ये भी मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। तो ये ज्वालामुखी के सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार थे। अब एक नजर डालते हैं कि ज्वालामुखी के वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जो काफी सक्रिय माने जाते हैं, संवेदनशील माने जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि तीन क्षेत्र हैं। कौन कौन से? तो एक परिप्रशांत महासागर की पेटी है। परिप्रशांत महासागर की पेटी कहाँ है? तो ये आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक ये जो पूरा एरिया है, ये पेटी लाल रंग से आपको दिख रही है, ये परिप्रशांत महासागर पेटी है। और यहाँ पर ये काफी, ये मेखला या ज्वालामुखी के लिहाज से काफी
संवेदनशील है, यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी तरह से दूसरा जो है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी है। मध्य महाद्वीपीय पेटी की अगर बात करें तो ये नीले कलर में जो आप रेखा देख रहे हैं ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। और इसी तरह से तीसरी जो है मध्य अटलांटिक पेटी है, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं पीले रंग में ये जो रेखा है ये मध्य अटलांटिक पेटी है, जो अटलांटिक महासागर में नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रही है। और आइसलैंड की स्थिति यहीं पर है, तो इसलिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि हाल ही में जो विस्फोट आइसलैंड में हुआ है उसकी अवस्थिति क्या है, तो इस लिहाज से भी आप ये देख सकते हैं। अब देखिए, जहां पर मोड़दार पर्वत होते हैं वहां पर आप देखेंगे कि अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वहां पर एक भारी और एक हल्की प्लेट, भारी प्लेट अर्थात जो महासागरीय प्लेट है अगर वो भारी है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की है, तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट का जब अवतलन हो जाता है और वहां पर मैग्मा का निर्माण होता है और फिर वो मैग्मा निकलता है, विस्फोट होता है, तो उसमें से फिर ये परिघटना ज्वालामुखी की होती है। तो ये क्षेत्र इस प्रकार की जहां गतिविधि होती है वहां पर आपको ज्वालामुखी विस्फोट देखने की संभावना ज्यादा मिलती है। और आपको पता है कि प्लेटों में अभिसरित होंगी तब भी और अपसरित होंगी तब भी, अर्थात प्लेटें पास आती हैं तब भी और दूर जाती हैं तब भी। ये ज्वालामुखी घटना के लिए बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, अर्थात ऐसी जगह पर आपको ज्वालामुखी परिघटना ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट क्यों हो रहा है, तो आपको पहले ही बताया गया कि जो सेंसिटिव 3 आपके क्षेत्र बताए गए उसमें से एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आइसलैंड की स्थिति है। एक तो कारण यही है कि उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों को जो अलग होने वाला स्थान है वहीं पर इसकी स्थिति है। कहां पर है, तो मध्य अटलांटिक रिज में ये स्थित है। इस कारण उस क्षेत्र में बार बार ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, इसलिए यूरोप में सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्रों में स्थिति है आइसलैंड की, जहां पर 33 सक्रिय ज्वालामुखी आपको दिखाई देते हैं। मैग्मा उस जगह को, जब ये दो प्लेटें अलग होती हैं तो इस खाली जगह को, दरार को मैग्मा भर देता है और वहां पर स्थिति जो है कमजोर होती है और वहां पर ज्वालामुखी घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं। इसको ठीक आसान भाषा में आप उसी तरह समझें जैसे आप रोटी फुलाते हैं, तो रोटी जब पूरी फूल जाती है तो अगर केवल छिद्र होता है तो भाप उसमें से तेजी से निकलेगा और कई बार रोटी फट जाती है, पूरी दरार पड़ जाती है, तो वो स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे रिसेगा। तो यहां पर जब दो प्लेटें अलग हुई तो एक तरह से दरार वाली स्थिति यहां पैदा हो गई। इसको और आसान भाषा में समझें कि दिवाली में पटाखे जलाते हैं आप, जैसे अनार छोड़ते हैं तो अनार में क्या होता है, उसके मुख से लावा ऊपर निकलता है। ठीक वही ज्वालामुखी, ठीक वैसी ही क्रिया है, एक बड़े रूप में होती है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि यहां पर ज्वालामुखी का निर्माण प्रणाली होने का मुख्य कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि जो 3 बेल्ट है इसका, उसमें मध्य अटलांटिक रिज में स्थित होने के कारण यहां पर उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये वो हॉटस्पॉट है, वो संवेदनशील क्षेत्र है आइसलैंड जहां पर स्थित है। अब देखें मैग्मा विशेष रूप से क्यों हॉटस्पॉट है, तो यहां पर मैग्मा विशेष रूप से जो है वो ऊपर परपट्टी के करीब होता है, सतह के करीब होता है। इसलिए जब कहीं कोई चीज एकदम नीचे है और कहीं कोई चीज एकदम करीब है, तो जो करीब है वहां पर इसके विस्फोट करने की संभावना ज्यादा होती है। आसान भाषा में इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब आप हॉटस्पॉट से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हॉटस्पॉट क्या होता है एक नजर उस पर डाल लें। आप इस चित्र को देखें, इस चित्र को देखने से साफ स्पष्ट होता है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप बात करें तो कोई भी ज्वालामुखी क्षेत्र में हॉटस्पॉट वही होगा। देखिए आप, सबसे ऊपर होती है परपटी, परपटी के बाद होता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद होता है मेंटल और मेंटल के बाद होता है कोर। तो मेंटल का जो भाग है इसमें आप देखेंगे अन्य जगहों की तुलना में जहां पर मेंटल में तापमान ज्यादा होता है मैग्मा का, वहीं पर सघनता ज्यादा होती है और ऐसी स्थिति में यहां से ये लगातार लावा ऊपर उठता है और यही इसी गतिविधि का परिणाम होता है कि यहाँ का तापमान अन्य अगल बगल की तापमान से अधिक होने के कारण यह क्षेत्र काफी संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट या संवेदनशील घोषित किया जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी समय विस्फोट होने की संभावना रहती है। तो ये ज्वालामुखी के हॉटस्पॉट होते हैं। इन्हीं हॉटस्पॉट में एक आइसलैंड भी है जहां पर उसकी स्थिति है, जहां पर हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। तो उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न में आज का प्रश्न है आपके सामने कि बैरन ज्वालामुखी का संबंध निम्न में से कहां से है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा गोवा, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।